देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किए, उसको हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं थोड़ा सा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे कार आप देख रहे हो, इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें पता ही है सबको। देन इंट्रोडक्शन पार्ट क्या था, काइनेमैटिक, इसकी डेफिनेशन आपने नोट की हुई है, वो वहीं से पढ़ना आप डेफिनेशन को। स्टैटिक भी यू नो, ऐसी ब्रांच जो बॉडी एट रेस्ट पे, या यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किए, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम बेसिकली जब बॉडी रेस्ट पे होती है उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, तो इस वर्ड को ध्यान रखो, दिस इज इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या फिजिक्स which deals with body at rest, which deals with body at rest। अब जब बॉडी एट रेस्ट हमारे पास है तो इक्विलिब्रियम को मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑल अबाउट। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम का मतलब होगा बेटा बॉडी एट रेस्ट। ये वर्ड जब भी आपके सामने आए तो इट 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 मींस बॉडी एट रेस्ट। तो छोटी छोटी टर्म्स जो आपको नहीं मिल रही है उसको आप नोट करना, मैंने ये स्लाइड शो आपके लिए प्रिपेयर किए, तो कुछ टर्म्स आपको नहीं मिलेंगी, उसको आप नोट करते जाओ। ओके, रेस्ट एंड मोशन। हमें पता है कि रेस्ट क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड रेस्ट। मैं इसको एक बार ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि सब लोग रिवाइज कर पाए सब कुछ। उसके बाद, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, then it is said to be in motion, then it is said to be in motion, it is said to be in motion। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट करवाई हुई है आपको, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मतलब सबको पता है कि अगर कोई बॉडी एक सिचुएशन में रेस्ट पे है तो वो दूसरी सिचुएशन में भी मोशन में हो सकती है। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल मैंने एक कोट किया है, ध्यान से देखना। एग्जांपल, व्हेन ए पर्सन इज इन ए मूविंग बस ही विल बी एट रेस्ट with respect to the co-passenger, but the same person will be in motion with respect to an observer standing on the ground। जैसे ये देखो, अब देख रहे हो ये बस, बस इज मूविंग नाउ, इसको मूव करवाते हैं, चलो दिस इज मूविंग। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन में थी जो बाहर खड़ा है, और अंदर वालों के लिए सारे रेस्ट पे है। कितने खुश है सब लोग, देखो सारा देख लो। जब ये मोशन में आएगी, अभी ये रेस्ट पे है, सबके लिए रेस्ट पे है, बाहर वालों के लिए भी और अंदर वालों के लिए। नाउ इट इज इन मोशन, तो बाहर वाले के लिए अंदर वाले पैसेंजर सारे मोशन में है, और अंदर वालों के लिए सारे एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट क्या है, रेस्ट पे। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। Yes. वेरी गुड। ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नो एब्सोल्यूट मोशन। सर एक डाउट। यस बेटा बोलो। सर अगर वो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है तो मेरे लिए भी वो मोशन में होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बस में होते, वो मैंने आपको बताया था, अगर कोई बॉडी किसी के लिए मोशन में है तो उस बॉडी के लिए वो भी मोशन में है। आप बाहर रेस्ट पे हो, बस चल रही है, आपके लिए बस मोशन में है, आप बस के लिए मोशन में हो। यही था ना क्वेश्चन बेटा आपका? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो। अब ना कुछ अलग टाइप ऑफ मोशन में आपको समझा रहा हूँ, आप ये नोट करना सब बच्चे कॉपी पेन लेके। पहले तो हमने मोशन को पढ़ा था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, वो तो हो गया। लेकिन कुछ और टाइप्स है मोशन की जो आपको यहां से मैं समझा रहा हूँ स्लाइड शो से। जैसे फर्स्ट देखो,
मोशन को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ. मोशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. मोशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. कौन कौन सी 3 टाइप है? रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन. सेकंड, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन. थर्ड, ऑसिलेटरी मोशन. सॉरी, मैं पीछे लेके आ रहा हूँ, ये आप नोट कर लो. सबने नोट कर लिया बेटा? ये Yes, sir. Yes, sir. अब इनकी डेफिनेशन देखिए, ये नोट करो. अब आप, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? दोनों नोट कर लो एज सच. रेक्टिलिनियर मोशन is that motion in which a particle or point mass को अंडरलाइन करना, in which particle or point mass of a body is moving along straight line, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. दूसरा आप लोग नोट करो, ट्रांसलेटरी मोशन. What is translatory motion? It is that motion. लिख लो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, लिख लो साथ साथ. ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच बॉडी इज नॉट ए पॉइंट मास. देखिए, पॉइंट मास को समझो आप, मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ. पॉइंट मास को समझो. पॉइंट मास में और बॉडी में क्या फर्क होगा? पॉइंट मास में क्या होगा? जैसे ये एक बॉडी है, जैसे एक बॉडी है, ये मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ. ये एक बॉडी है, मैं सिर्फ इसके सेंटर वाले पार्ट को डील कर रहा हूँ, सिर्फ सेंटर वाले पार्ट, उसकी वेलोसिटी को डील करता हूँ सिर्फ, बाकी बॉडी को डील नहीं कर रहा. ओनली आई एम डीलिंग द सेंटर. इसका मतलब मैंने सारा मास इसके सेंटर पे लिया है, ये मेरे लिए पॉइंट मास है. बट ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या कर रहे हैं? पूरी बॉडी को यूज कर रहे हैं. पूरी बॉडी को यूज करेंगे तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होगी. हर पॉइंट मूव करेगा बॉडी का और उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होगी. हर पॉइंट से आप ऐसे वेलोसिटी बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ. तो इस पॉइंट को समझ लो कि पॉइंट मास और पूरी बॉडी, पॉइंट मास और पूरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जब हम पॉइंट मास को डील करते हैं तो उस केस में पूरी बॉडी नहीं लेनी होती हमें, पूरी बॉडी नहीं लेनी होती. पॉइंट मास का मतलब है एक पॉइंट. तो जब एक पॉइंट को डील करेंगे, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. ऊपर वाली टर्म रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन. और सर एक बार फिर से बता दो. दोबारा बताता हूँ बेटा. देखो, जैसे ये एक बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है, इसकी अगर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को डील करता हूँ, एक ही पॉइंट जो कि सेंटर पे बना हुआ, तो वो एक पॉइंट मास बॉडी हो. पॉइंट मास बॉडी. हमारी बॉडी में हमारे हाँ, जैसे हमारी बॉडी का हम सेंटर बना ले, तो सिर्फ उस सेंटर को ही डील करना है, बाकी बॉडी को डील नहीं करना, तो वो एक पॉइंट मास होगा. लेकिन अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डील करते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी का हर पार्ट मूव कर रहा होता है,
हर पार्ट, तो उसकी वेलोसिटी को दिखाएंगे तो पैरेलल वेक्टर बनेंगे। तो पॉइंट मास या सर अगर हम लिख रहे हैं तो वो हमारा पॉइंट मास हो। नहीं, लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं, डील करना है। जैसे ट्रक जा रहा है, लेट्स, यहाँ पर मैं एक ट्रक बनाता हूँ, ये ट्रक जा रहा है। अब ट्रक का तो हर पॉइंट जा रहा है ना, आपने इसका एक सेंटर बना लिया। अब आप पूरे ट्रक को डील नहीं कर रहे, आपके लिए सेंटर चल रहा है। मैं ये समझा रहा हूँ, अगर पूरी बॉडी को डील ना करके एक पॉइंट को डील करें और सारी बॉडी का मास इस पॉइंट पे रख दें, अपनी तरफ से सपोज कर लें, तो उसको बोलेंगे पॉइंट मास। उसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट मास। लेकिन अगर पूरी बॉडी को डील करेंगे उसको बोलेंगे बॉडी। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ये दोनों के दोनों मोशन स्ट्रेट लाइन के मोशन है, दोनों के दोनों मोशन स्ट्रेट लाइन के मोशन है। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन में हम सिर्फ एक पॉइंट को डील करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में हम पूरी की पूरी बॉडी को डील करते हैं। यही तो लिखा हुआ देखो, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी is moving such that all its particle, constituent का मतलब its particle कर लो, all its particle move simultaneously along parallel straight line, मतलब उसके सारे पार्टिकल पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो ये दोनों में फर्क है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है एक नंबर में या टू मार्क्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, तो आपका ये आंसर होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन में हम एक पॉइंट मास बॉडी लेते हैं, यानी कि पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे ले लेते हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन में हम पूरी बॉडी को डील करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, क्राउलिंग आर्ट्स, ये आर्ट्स जो है वो क्राउल कर रही है। अगर आप पूरी पूरी की पूरी बॉडी को ट्रीट कर रहे हो तो इसका हर पार्ट मूव कर रहा है, हर पार्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी? बताओ सब। Translatory. ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। Translatory. और अगर एक पॉइंट को डील करता, मैं कोई सिंगल पॉइंट को डील करता, तो फिर वो मोशन रेक्टिलिनियर। Rectangle. ऑन है क्या, देखना है एक बार। बैक चल रहा है बेटा। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। देखो रोटेशन क्या होता है, हर पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, पाथ कोई भी हो, सुनो ध्यान से, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, इफ पार्टिकल मूव परमानेंटली अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ एक फैन बनाया हुआ है, इसमें फैन, अब ये फैन जब मूव करेगा, दोबारा से दिखाता हूँ, ये फैन जब मूव करेगा तो ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है। जैसे वो लाइट लगी है ना बीच में, आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, मान लो वो फिक्स पॉइंट है, या फैन आपकी छत पे भी लगा, उसको भी देखो, इज रोटेटिंग। कौन सा मोशन है ये, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर नहीं, रोटेशनल मोशन। इट इज ए रोटेशनल सर मोशन। वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बहुत कम आ रही है यस सर। सभी को? सर। सभी को कम आ रही है क्या वॉइस? Yes, sir. हाँ सर, आवाज आ रही है। Sir, disturbance आ रही है बीच में। एक बार म्यूट कर लो ना, ऑल म्यूट कर लो, जो पूछेगा वही अब अनम्यूट करना। आप सब अपने आप ही ऑल म्यूट कर लो, सबका म्यूट है, किसी का ओपन था शायद। अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, सेकंड आप नोट करो, इफ द पाथ इज सर्कल,
ऊपर मैंने लिखा है पाथ कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। अब मैं लिख रहा हूं कि इफ द पाथ इज सर्कल, उस केस में क्या होगा? अगर ये वाला पाथ मेरे पास सर्कल होगा तो उस मोशन को मैं बोलूंगा सर्कुलर मोशन। अगर मैं पाथ पे डिपेंड नहीं करता और एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ चक्कर काट रहा हूं, तो वो मेरे पास कौन सा मोशन होगा बेटा? दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। समझ गए सब लोग रोटेशनल मोशन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। साथ साथ नोट करते जाओ। नेक्स्ट देखो, इसमें एक एग्जांपल देखो पहले। ये देखो, अब ये सर्कल नहीं है। अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना एक सर्कल नहीं है। इस पाथ को एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, सर्कल नहीं है। देखो ये इलिप्स है, पूरी तरह से सर्कल नहीं है। अर्थ इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व कर रही है। देख रहे हो ना इसको आप लोग? द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच पार्टिकल इज मेकिंग रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। जिसके अबाउट रोटेशनल मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करेगी। मैं बताता हूँ कौन सी लाइन, यही बनाता हूँ मैं। ये सेंटर है, मान लो ये वाला सेंटर। एक लाइन को मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया, पूरी सीधी नहीं बन रही है ये मेरे से, बट आप समझ पा रहे हो कि एक लाइन को मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया ऐसे। इसके अबाउट ये सारा का सारा घूम रहा है, इसके अबाउट ये सारा ऐसे चक्कर काट रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अर्थ भी देख ली। जैसे इधर देखो आप, एक डायग्राम और दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो ये वाला रोटेशन है, एक सेंटर पॉइंट के अबाउट ये वाला सर्कल घूम रहा है। तो ऐसे झूले आप लेते होंगे जरूर। एनीवेज, अगली डेफिनेशन देखिए। सर एक बार पहले वाला पेज ही करना, लास्ट डेफिनेशन लिखी होगी। सर सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देना। देता हूँ बेटा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। कोई भी बॉडी सर्कल में जो घूमे बेटा, अब ये जो साइड में आप डायग्राम देख रहे हो, जो ये व्हील घूम रहा है, इसमें ये जो लोग बैठे हैं ये सर्कल में ही घूम रहे हैं। इसका रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता तो वो सर्कल नहीं होता, वो रोटेशन नहीं होता। अब ये अगर एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल का मतलब समझते हो ना आप लोग? लेफ्ट साइड वाला अर्थ जो है वो सर्कल में नहीं घूम रही, बट राइट साइड में आप देख रहे हो वो सर्कल में घूम रहे हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। या आप एक काम करो, आपके ऊपर जो फैन चल रहा है उसके ब्लेड पे कोई निशान लगा लो, रोक के कभी भी लगा लेना। उस निशान को, उस स्पॉट को देखना, वो सर्कल में घूमे, वो स्पॉट सर्कल में घूमे। तो जो बॉडी सर्कल में घूमती है वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन रोटेशन में सर्कल जरूरी नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए पाथ, सर्कल जरूरी नहीं है। ओके, मूव करूँ आगे? Yes. Yes, sir. यस सर। देखो ये जो आप देख रहे हो सैटेलाइट का एग्जांपल है। जो टीवी पे आप जितने भी सिग्नल देखते हो आपके पास सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं। सैटेलाइट भी कौन सी होती है? जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी, जियो अर्थ को बोलते हैं, स्टेशनरी रेस्ट। अब रेस्ट पे कोई नहीं है, अर्थ की स्पीड के इक्वल स्पीड से ये घूम रही है, तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट क्या होगी? रेस्ट या मोशन? जो अर्थ की स्पीड है, Motion. अर्थ के विद रिस्पेक्ट वही स्पीड इसकी है।
अर्थ 24 आवर में Rest. अर्थ 24 आवर में West. चक्कर पूरा करती है और ये भी 24 आवर में अपना चक्कर पूरा कर रहा है, राउंड ले रहा है 24 आवर में। तो इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रेस्ट। और साथ में सर्कुलर मोशन भी है, चक्र के अबाउट घूम रहा है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ पहले एग्जांपल आ चुका है। अर्थ का जो सर ये ऑर्बिटल, रेस्ट पे कैसे है? क्या कह रहे हैं बेटा? ये रेस्ट पे कैसे है? जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से सैटेलाइट घूम रही है। अब हमें तो दोनों मोशन में लग रहे हैं क्योंकि हम इसका विजुअल देख रहे हैं, हमारे लिए दोनों मोशन में है ना। लेकिन अगर आप अर्थ के ऊपर ही हो, अर्थ के विद रेस्पेक्ट पूछ रहा हूं मैं, अर्थ के विद रेस्पेक्ट, ये रेस्ट पे हो, क्योंकि अर्थ भी 24 आवर में अपना राउंड ले रही है, ये भी 24 आवर में राउंड ले रहा है। आपको ये रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि आप खुद भी घूम रहे हो ना उसी स्पीड में जिस स्पीड में ये घूम रहे हैं। लेकिन अभी हमारे लिए, हम बाहर से देख रहे हैं, हमारे लिए दोनों मोशन में है। लेकिन अगर मैं अर्थ के ऊपर बैठ जाता हूँ, अभी हम अर्थ पे ही है वैसे तो, विजुअल को छोड़ दो, तो हमारे लिए ये सैटेलाइट रेस्ट पे, क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड वही है जो अर्थ की है, जो स्पीड अर्थ की है उसी स्पीड से ये घूम रहा है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट करते हैं, इससे कुछ विजुअल देख के आइडिया लग जाता है। अब बेटा लास्ट मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। हेडिंग बना लो, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट इन विच बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो होता है एक पॉइंट, जिसमें एग्जांपल से दिखाता हूँ आप। इसी पेंडुलम में ये टू एंड फ्रो घूम रहे हैं, एक पॉइंट के दोनों तरफ जा रहा है ना। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक पॉइंट के राइट और लेफ्ट, या अप और डाउन, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे या दाएं बाएं, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इतना ही लिख लेना पहली लाइन, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट इन विच बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट फिक्स पॉइंट। उसको मेन पोजीशन बोलते हैं। आगे ये इंटरवल की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। इतना लिख लो, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट इन विच बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट फिक्स पॉइंट। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, ऐसा sir. मोशन कहीं देखा है? पेंडुलम क्लॉक देखी है आप लोगों ने? उसमें भी यही मोशन होता है। यस सर। पेंडुलम क्लॉक के अंदर बेटा मोशन सेम होता है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको पेंडुलम क्लॉक एग्जांपल में। मोशन ऑफ ए पेंडुलम इन ए क्लॉक, ये होता है पेंडुलम क्लॉक। ये चलेगा नहीं, वैसे मैंने पिक डाली हुई। मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। ट्यूनिंग फोक आप प्रैक्टिकल में करोगे, इस तरह का ट्यूनिंग फोक होता है। कभी देखा तो नहीं होगा आप लोगों ने, 10th लेवल पे शायद देखा हो, लेकिन इस सर, तरह देखा है सर। देखा हुआ है देखा ना? हुआ है। सर Very देखा हुआ है। इसको जब आप हिट करते हो तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, मतलब ऑसिलेट करता है। इसका एग्जांपल हुआ ऑसिलेटरी मोशन। फास्ट ट्रैक पे नोट करते हैं। मोशन ऑफ ए निडल इन ए सीइंग मशीन। जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, उसकी जो निडल है, जब वो चलाते हैं तो ऊपर नीचे जाती है ना, ऐसे नहीं जाती, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे भी हो सकता यस सर। है। मशीन दिखा देते हैं, दिस इज द मशीन। इसका मोशन बीच बीच में आ रहा है, देख रहे हो आप? ये कैसा मोशन है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है ना। इट इज ए ऑसिलेटरी मोशन। इट इज द ऑसिलेटरी। सर क्लॉक का क्या मोशन होगा? वो सर्कुलेटरी होगा या फिर रोटेटरी होगा? बेटा वो जब तक सर्कल पूरा ही नहीं कर, किसकी बात कर रहे हो? निडल की पूरी? आप यस। हाँ, आप ही सोच के बताओ क्या होगा बेटा उसका। अगर तो मैं उस निडल के ऊपर कोई निशान लगा देता हूँ, टिप, टिप का मोशन आप पूछो मेरे से। आप ये पूछो कि मोशन ऑफ ए टिप, टिप होता है बिल्कुल किनारा, वो तो सर्कुलर ही होगा, और वैसे रोटेशनल है। अगर पूरी की पूरी उसकी आर्म लेके चलते हो तो वो रोटेशनल है। अदरवाइज जैसे मैं बनाता हूँ, ये क्लॉक है, दिस इज अ क्लॉक, ये उसकी निडल है। अगर तो पूरी निडल की बात कर रहे हैं तो पूरी निडल का मोशन रोटेशनल है।
अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसकी बात करूंगा तो उसका मोशन कैसा होगा बेटा? सर्कुलर होगा। उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। सर पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशन, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनका मोशन कैसा होगा? उनका मोशन सर्कुलर होगा। उनका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, sir. Yes, आप sir. इतना Yes, sir. समझ लो, सब बच्चे Yes. इतना समझ लो, सर्कुलर मोशन में आप एक पॉइंट को डील करेंगे, एक पॉइंट, और पूरी बॉडी जो होगी जिसका वो पॉइंट है वो रोटेशनल मोशन है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और देखते हैं। डिस्टेंस पता ही है सबको, जो जो अच्छे से पता है मैं उसको फास्ट फास्ट निकाल दूंगा। डिस्टेंस वी नो, डेफिनेशन वी नो। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम जानते हैं। ये कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट भी वही पीपल नो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज ए वेक्टर। मैं इसको थोड़ा फास्ट निकाल रहा हूँ। एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास। एक बंदा ए से बी जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? पाई आर होगा ना। अगर इसका रेडियस आर है तो पाई आर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए बी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए बी। ये भी A. पता है ना ये? चलो आगे, Yes, sir. Yes, Sir. sir. यस सर पता है, उसको निकाल देते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है, ऐसे तो हमने हमने बहुत सारे कर लिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया ए से सी तक, तो 3 + 4 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 5। 5 सब हमें पता है। हमने तो खतरनाक क्वेश्चन भी कर लिए, मुश्किल वाले। वी नो दैट। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इसको ध्यान से आप लोग नोट करना, नोट कर ही लो। पार्टिकल मूव ओवर एन आर्क पी क्यू। ये पी क्यू आर्क है, ओ इज द सेंटर, आर इज द रेडियस। अब इसके अंदर इसने एंगल बना रखा है थीटा, ये रहा थीटा, एंगल इज थीटा। अब पी से क्यू जाने में डिस्टेंस कितना होगा? तो पूरा आर्क निकालना पड़ेगा पी क्यू। और आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ आर्क किसके इक्वल हो गया? रेडियस इंटू एंगल। नोट कर लो, रेडियस इंटू एंगल। दोबारा काम। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये देखो, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये एंगल थीटा। ये एंगल हमेशा, कोई भी एंगल, किसी भी एंगल को जब आप लिखते थे छोटी क्लासेस में, तो आप कैसे लिखते थे? आर्क, मेरे से यहाँ कंप्यूटर पे ना लिखा नहीं जा रहा, बट ये आर्क कैसे नहीं, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर कौन सी होगी? आर्क, आर्क यहाँ पर होगी ई से लेके क्यू तक, ऐसे ये सारी आर्क है, ये वाली आर्क है, ये वाली सारी आर्क। अब डिस्टेंस में तो मुझे क्या निकालना है? आर्क ना। तो आर्क मेरे पास हो जाएगी थीटा इंटू आर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं पहले रब कर दूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाय 2। ये नोट करो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r साइन थीटा बाय 2। अब ये थीटा बाय 2 कहाँ से आया? अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ से मुझे पी क्यू निकालना है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल क्या रह जाएगा देखो? थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ, ये वाली साइन थीटा बाय 2 कितना होगा?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये r sin थीटा बाय 2 बन गई और इतनी इधर है, तो ये वाला आंसर आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसे सर्कल में मूव करेंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r sin थीटा बाय 2r sin थीटा सर ये बाय। बताना समझ नहीं आया। दोबारा देखिए, ये डायग्राम पे मैंने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये देख लिया आपने, सर ये वाला एंगल कितना रह गया, फिर ये वाला एंगल, थीटा बाय 2। ये वाला एंगल रह गया थीटा बाय 2, है ना। ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाय 2। अब ये वाली लेंथ कितनी रहेगी जो मैंने डार्क लाइन लगाई है ऊपर। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा कोई भी एंगल हो, यहाँ एंगल कितना बना है, थीटा बाय 2। साइन एंगल किसके इक्वल होता है, साइन एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर वाली डार्क लाइन है, इसको कोई नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम रख लो एक्स। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, एस क्यू डिवाइडेड बाय, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो क्या यहाँ से आप एस क्यू नहीं निकाल सकते, बोलो। Yes. एस क्यू की Yes, वैल्यू sir. आर साइन थीटा बाय 2, और इतना ही ये इधर है, इतना ही ये लेफ्ट साइड में है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r. साइन थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन में कई बार आया हुआ है, नीट में भी और मेंस में भी। इस तरह दे देंगे, ये वाला एंगल की वैल्यू मान लो, मैं आपको ये कहता एक न्यूमेरिकल दे देता, ये वाला जो एंगल है बीच वाला, ये एंगल मेरे को 60 डिग्री गिवन है, लेट कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, और रेडियस भी मुझे गिवन है लेट 1 मीटर। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले को माइंड में रख के निकालोगे। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे, नहीं तो नहीं निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कितना बन गया 2 r कितना है मेरे पास, r कितना 1, और साइन 30 नहीं बन जाएगा, देखो ये Yes. Yes, sir. 1/2। ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप अपना आंसर इजीली निकाल देंगे। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1. आंसर कितना आ गया बेटा। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन आप नोट कर चुके हो सब बच्चे, ध्यान रखना। यस सर। Yes. ओके, तो कुछ कुछ पॉइंट हमें मिल रहे हैं जो हमारे नोट्स बनते जा रहे हैं। आगे चले, ये कुछ नोट कर लो, पता ही है इसको नोट मत करो, यू नो जो चीज नहीं आएगी वो नोट करो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें मालूम है, अच्छे से मालूम है। अब हम आते हैं स्पीड पे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी, इट गिव नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, ये हमें पता है तो मैं निकाल रहा हूँ। यूनिट भी हमें मालूम, पूरे पेज को निकाल देते। हम उन पॉइंट्स पे जा रहे हैं जो हमें नहीं पता होगा। वेलोसिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्टेंस की जगह पे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमें पता, यूनिट भी पता। तो इस पेज को मैंने स्किप कर दिया, हमारे पास नोट्स है। यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है सबको, यस सर। Yes, sir. कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन होता है। एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ क्लास में, सेम मैंने यहाँ पे डाले हैं, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी तक जितना किया। नॉन यूनिफॉर्म में, if particle move along a straight line travel unequal distances in equal या equal distances, सेम डेफिनेशन मैंने आपको लिखा है। एग्जांपल भी देख लो, 5-5 सेकंड में 10, 12, 15
और उसके बाद 10 मीटर 5 सेकंड में, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ये आता है बेटा। ये करो, म्यूट करो। पढ़ रही हूँ मैं, बकवास न मार। डोनल म्यूट करो बेटा, जिसका भी है म्यूट करो, म्यूट करो। ओके, अब ये अपना टॉपिक है एक्सेलरेशन, जो हमने कल शुरू किया, इसको देखो। If the velocity of the particle is changing with respect to time, then it is said to be acceleration. Definition आपने कल कर ली, rate of change of velocity। जैसे मान लो v1 v2 आपकी velocity है किसी टाइम t1 और t2 में, तो आपके पास acceleration क्या रहेगी? change in velocity by time। ये फॉर्मूला हो गया acceleration का। अगर आपको इंटरवल पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। It is a vector quantity. It is in the direction of change in, ये लाइन अंडरलाइन करो। यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी बातों में गलती करते हैं। ये जो लाइन है ना, जो लास्ट लाइन है, चेंज इन वेलोसिटी, ये वाली जो लाइन है, इट इज ए वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन है ना एक्सेलरेशन की, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो डायरेक्शन है ए, एक्सेलरेशन ए के ऊपर जो एरो लगा हुआ है राइट साइड पे, डेल्टा वी के ऊपर एरो लगा हुआ है। डेल्टा का मतलब या डी का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगी, ना कि वेलोसिटी की तरफ। चेंज इन वेलोसिटी। तो आगे आगे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। सर ये नेगेटिव हो सकती है? क्या बेटा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है बेटा, डायरेक्शन नेगेटिव होने से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है। वो ओके। डिपेंड करेगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yeah. यस, कुछ पूछना है? नहीं? नो सर। ओके, यूनिट आपको पता ही था। फिर मैंने कल आपको रिटार्डेशन के बारे में बताया, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अभी आपने पूछा ना नेगेटिव। इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, when we apply brake to a car, slowly car comes to rest, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? बताओ। कम हो रही कम है। हो रही है। Yeah. थर्ड। घर से निकलते हो, आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो, स्कूटी को, या जो भी आपके पास व्हीकल है, या साइकिल भी है, तो धीरे धीरे आप एक्सेलरेट करते हो, फिर कहीं जाके आप स्टेडी हो जाते हो। जब आपको रुकना होता है तो आप ब्रेक लगाते हो, मतलब आप स्लो होते हो, देन आप क्या होते हो? स्लो। हाँ, उसको रिटार्डेशन कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Acceleration at any instant of time is called instantaneous acceleration. Acceleration at any instant of time is called instantaneous acceleration. क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। आज की स्लाइड भी पूरी होंगी, एक बार कर लेते हैं। आप बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, कौन बताएगा? Acceleration in a straight line. नहीं, और कोई बोलो। यूनिफॉर्म इक्वल एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
देखो इधर, हाँ बोलो बोलो। Sir, it is acceleration where rate of increase of velocity with respect to line remain constant. विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ ना आप अलग तरीके से भी नोट करो, ये अगर एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर है तो वो एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म हो, मतलब आपने एवरेज निकाल लिया और वो वैल्यू आपकी हर वक्त सेम ही थी। जैसे आपके टेस्ट में 40 मार्क्स आए, अगले में भी 40 आए, 40 आते जा रहे हैं, 50 टेस्ट, हर टेस्ट में 40, तो फिर आपके मार्क्स क्या होंगे? यूनिफॉर्म, क्योंकि आपका एवरेज भी 40 है और आपका इंस्टेंटेनियस भी 40 है। एवरेज भी 40 है और इंस्टेंटेनियस भी 40 है। इफ एवरेज एक्सेलरेशन ओवर एनी टाइम इंटरवल इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस, ये भी नोट करो, कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होने पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? आंसर इज यस, इट इज यूनिफॉर्म। और दूसरा पॉइंट, acceleration does not vary with time. The velocity either increases or decreases at the same rate. जो अभी आप कह रहे थे कि uniform acceleration is that if rate of change of velocity remains constant. Rate of change of velocity remains constant. उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? यूनिफॉर्म। अब ये जो नोट आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नोट है, चारों लिख लो, लिख लो। मैं पीछे लेके आता हूँ, नोट करो। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। कैसे भी आ जाए, आप यहाँ से चले, घूम फिर के इधर गए, कभी उधर गए, और किसी भी तरह से अगर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब बॉडी रेस्ट पे होगी। जब आप रुके हुए हो इस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब आप रेस्ट पे आ जाओगे, मतलब आप चल रहे थे फिर आप रेस्ट पे आ गए तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? ये इंपॉर्टेंट है, जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो। मतलब आपकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, c कांस्टेंट के लिए ले रहा हूँ, तो आपकी एक्सेलरेशन फिर क्या होगी? उस केस में आपकी एक्सेलरेशन होगी बेटा जीरो। उस केस में आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इतना सही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes. ग्राफ देखिए, आपने बनाए हुए हैं, देखते जाओ, जो आपको नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी मालूम है सबको। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ये भी हमने किया है। तीसरा पॉइंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, बताओ क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. या Yes. डिस्टेंस, जो हम कर रहे थे। और चौथा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव द चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव द चेंज इन वेलोसिटी। ये ध्यान से नोट करना, ये वाला पॉइंट। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम आपको वेलोसिटी नहीं बताता, चेंज इन वेलोसिटी बताता। क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करो मेरे पास ये एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ भी बना दिया,
यहाँ से मैंने ऐसे बनाया ये लाइन। सर ये प्रेजेंटेशन आप ग्रुप में भेज सकते हो? बेटा ये आपको वीडियो आ जाएगा ना ऐसे, ओके सर। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भेज दूँ, पीपीटी में नहीं जाएगी बेटा यहाँ से, इसके वो राइट नहीं है मेरे पास। जिस एप्लीकेशन पे पीपीटी बनाई है वो एक ही लैब पे रहेगी, बाकी मैं ट्राई करूंगा भेजने की, बन गई तो मैं भेज दूँ। एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, अगर मैं इसके नीचे का एरिया निकालता हूँ ना, वो आपको क्या बता रहा है, ये वाला एरिया सारा, ये वाला एरिया मुझे बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं, समझ रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो ये एरिया 10 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ वी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी, और यू को ले लो आप इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो किसी न्यूमेरिकल में, इधर से आपने एरिया निकाल लिया, लेट की आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5, तो क्या आप फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या आने वाली है यहाँ पे? 5. 15. 15. 15. फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? 15। लिख ही दिया मैंने 15। एनीवेज ये चारों पॉइंट नोट कर लिए सबने? सर सेकंड और थर्ड बता दो इसमें डिफरेंस। मैं बता देता हूँ किसमें बेटा। सेकंड और थर्ड में। स्लोप, स्लोप क्या होता है अपन ने किया है ना, स्लोप कल भी किया था। जैसे ये देखो, ये मेरे पास कोई भी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइप, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप। वो आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताएगा। ये मैंने आपको पहले थ्योरी में समझाया हुआ, 30 डिग्री एंगल लिया था याद होगा, या 60 डिग्री एंगल लिया था। और थर्ड पॉइंट में एरिया, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, तो वो मुझे बताएगा एक्सेलरेशन। अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ, ये वाला सारा एरिया, ये एरिया मुझे क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर। इसके कल हमने एग्जांपल भी किए। ओके सर। अब समझ में आ गया? यस सर। Sir, ये वो acceleration time graph की slope क्या बताएगी? वो बेटा वो आपको बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। बस उसका नाम कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हम उसको स्लैब बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का तो बताएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का बताएगा एक्सेलरेशन। इस बच्चे ने पूछा कि अगर इधर एक्सेलरेशन हो और इधर टाइम हो, तो और ये वाला ग्राफ हो, इसका अगर मैं थीटा लेता हूँ एंगल, तो ये स्लोप हमें क्या बताएगा, इसका नाम है स्लैब। लेकिन ये स्लैब हम पढ़ते नहीं है आपके लेवल पे, आपको कहीं नहीं आएगा ये फिजिक्स में, 11th में भी नहीं आएगा, ना ही कभी 12th में आएगा। आपने पूछा है तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने नाम दिया हुआ है स्लैब। ओके, बट ये आपको आएगा नहीं, आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक है, तो इसके स्लोप के बारे में हम कहीं डिस्कस नहीं करेंगे, ना इस साल, ना अगले साल, ना ही कोई कंपटीशन में करेगा। बट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया, इट इज कॉल्ड ओके। Yes. तो मैं इसको वाइंड अप करने वाला हूँ अब जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मुझे बताना था एक तो सारा रिवाइज हो गया, कुछ पॉइंट हमारे पास और आगे, जैसे ये वाले ग्राफ है, ये सबको पता है बॉडी एट रेस्ट कैसा होगा, Yes, sir. मालूम है, ये भी पता होगा। फिर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, चाहे तो आप ओरिजिन से बना दो, ये वाला ग्राफ आप कहीं से भी बना सकते हो, ये सारे ग्राफ हमें मालूम है, वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ये वाला ग्राफ कहीं से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, सीधी लाइन समझो इसको। ओके, उसके बाद
ये सारे ग्राफ आपको मालूम, फास्ट ट्रैक पे निकाल देता है। इक्वेशन मत नोट करना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम में ना एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये ग्राफ मैंने पाया था इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर याद हो आप, ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी का था और ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी का था, ध्यान है ना आपको? तो ये Yes, sir. दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी के, Increasing. Yes, sir. जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हैं वो इंक्रीज करते हैं, और जो ग्राफ नीचे की तरफ आते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ इसी को ही, ये वाला ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ बनाता हूँ, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। किसका हो गया? रिटार्डेशन का। ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने आपको स्लाइड शो से पिछला सारा रिवाइज करवा दिया, और ये सारे ग्राफ आगे पढ़ेंगे अब हम। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन बताएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, पता ही आपको। इसका ही देखो आप, अगर मैं स्लोप लेता हूँ ना इसी का, तो वो स्लोप आपको बेटा क्या बताने वाला है? वो स्लोप आपको बताने वाला है, एक्सेलरेशन। अगर मैं इस एंगल को थीटा बना के स्लोप लेता हूँ, और मैं इसका एरिया लेता हूँ, अगर नीचे वाला ये सारा एरिया, तो ये मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्योंकि अगर ग्राफ मेरा नीचे भी होता ना, फिर ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देता। ये सब हमने कल के लेक्चर में किया। तो आज तो फिर ये सारा लेक्चर मेरा स्लाइड शो पे निकल गया, बस इससे ये फायदा हो गया कि हमें थोड़ा सा रिवीजन, सारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, सब हमने कर लिया। रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन में क्या होता है? ग्राफ नीचे की तरफ है, रिटार्डेशन। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ इसको। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम लोग कल या परसों आएंगे। तो आज का जो जितना भी शो था, शायद उसका कुछ बेनिफिट आप लोगों को हुआ हो। इसका पूरा वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको रिवाइज करना है तो आप वहां से रिवाइज। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेंड कर पाया तो मैं सेंड कर दूंगा। ऐसे ही किसी दिन ना मैंने 25-30 क्वेश्चन एमसीक्यूज के बना के पीपीटी में डाल दिए। एक एक क्वेश्चन फ्लैश होगा, आप लोग आंसर बोलेंगे, उसके बाद आंसर फ्लैश होगा, फिर सोल्यूशन फ्लैश होगा। तो किसी दिन हम वो एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ताकि आपसे डिस्कशन भी होती रहेगी और क्वेश्चंस भी हो जाए। क्लास में हम 20-25 एमसीक्यूज कर देंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही है। दिस इज ऑल अबाउट। Thank you, sir.